तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा और साख को समझते हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया में पैसा होता ही नहीं तो क्या होता? इस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हो इसलिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि पैसा यानी मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसे है, फिर मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकों पर बात करेंगे। उसके बाद साख यानी क्रेडिट, ऋण की शर्तें, फॉर्मल बनाम इनफॉर्मल क्रेडिट, और आखिर में गरीबों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई पैसे का आविष्कार हुआ ही क्यों? इसकी जड़ें ना एक बहुत पुरानी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छिपी हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम थी क्या। इस सिस्टम को कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, या जिसे हम सब बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब जहां चीजों का लेन देन सीधे चीजों से होता था, पैसे का कोई रोल ही नहीं था। जैसे मान लीजिए एक किसान को जूते चाहिए तो वो जूता बनाने वाले को बदले में गेहूं दे देता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी और वो थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अंग्रेजी में कहें तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर जूता बनाने वाले को गेहूं चाहिए तो उसे एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसे जूते चाहिए हों। अब सोचिए ऐसा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है पैसे की। पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम बनकर आता है। ये डबल कोइंसिडेंस की जरूरत को ही खत्म कर देता है। अब जूता बनाने वाला अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन पैसों से कहीं से भी जाकर गेहूं खरीद सकता है ना? एकदम आसान। तो चलिए अब बार्टर सिस्टम की दुनिया से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि आजकल मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं और ये पूरा बैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, आज के जमाने में पैसा हमें 2 मेन फॉर्म्स में मिलता है। एक तो है करेंसी, मतलब जो कागज के नोट और सिक्के हमारी जेब में होते हैं, और दूसरा है बैंकों में हमारा जमा पैसा, जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा, कभी ये सोचा है कि 500 का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू क्यों है? वो इसलिए क्योंकि देश की सरकार उसे ऑथराइज करती है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और इसीलिए इसे लेन देन के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की। ये वो पैसा है जो हम बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। इसे डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी डिमांड पर, मतलब जब चाहें, इसे निकाल सकते हैं। और तो और हम चेक के जरिए सीधे इन पैसों से पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये भी एक तरह से करेंसी जितना ही यूजफुल है। तो बैंक करते क्या हैं? ये स्लाइड बैंकों का सबसे जरूरी काम दिखाती है। बैंक ना एक पुल की तरह हैं। एक तरफ है डिपॉजिटर्स, यानी वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो उसे बैंक में जमा करते हैं, और दूसरी तरफ है बोरोअर्स, यानी वो लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है, जिन्हें कर्ज चाहिए। बैंक इन्हीं दोनों को जोड़ता है। पर एक मजेदार बात यह है कि बैंक हमारे जमा किए हुए सारे पैसे अपने पास कैश में नहीं रखते। भारत में आजकल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, करीब 15% ही कैश के तौर पर रखते हैं। ये इसलिए ताकि अगर कोई अपना पैसा निकालने आए तो उसे दे सके। तो फिर बाकी के 85% पैसे का क्या? बैंक इस बड़े हिस्से को लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहीं से उनकी कमाई होती है। बैंक लोन पर जो ब्याज लेते हैं वो उस ब्याज से ज्यादा होता है जो वो हमें हमारे डिपॉजिट पर देते हैं, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही बैंक की इनकम का मेन सोर्स है। तो ये जो लोन या ऋण बैंक देते हैं, जिसे हम साख या क्रेडिट भी कहते हैं, वो हमें इस चैप्टर के अगले जरूरी हिस्से पर ले आता है। क्रेडिट ना एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है तो किसी को मुश्किल में भी डाल सकता है। चलिए इसे 2 अलग अलग कहानियों से समझते हैं। यहाँ 2 केस हैं। एक तरफ सलीम है, जिसे त्योहार के मौसम में जूतों का बड़ा ऑर्डर मिलता है। वो लोन लेकर अपना काम पूरा करता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। वहीं दूसरी तरफ है स्वप्ना, एक किसान जो खेती के लिए लोन लेती है, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती है और वो लोन नहीं चुका पाती और एक कर्ज के जाल में यानी डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो सवाल ये है कि एक ही क्रेडिट के इतने अलग अलग नतीजे क्यों? इसका जवाब छिपा है ऋण की शर्तों में, जिन्हें हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कोई भी लोन फायदेमंद होगा या नुकसानदेह,
ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किन शर्तों पर लिया गया है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, लोन चुकाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट का तरीका और एक बहुत ही जरूरी चीज, कोलैटरल। ये शर्तें हर लोन के लिए अलग अलग हो सकती हैं। अब ये कोलैटरल क्या भला है? इसे हिंदी में समर्थक ऋणाधार कहते हैं। ये एक तरह की गारंटी है। ये कोई ऐसी संपत्ति होती है जैसे जमीन, मकान, गाड़ी या कोई और कीमती चीज जो कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले के पास गारंटी के तौर पर रखता है। अगर कर्जदार लोन नहीं चुका पाता तो कर्ज देने वाला उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग लोन लेते कहाँ से हैं? भारत में क्रेडिट के मुख्य रूप से दो सोर्स हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन पर आरबीआई की नज़र रहती है। यहाँ ब्याज दरें आमतौर पर कम होती हैं। वहीं दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें आते हैं साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त। इन पर कोई निगरानी नहीं होती और इसीलिए ये लोग अक्सर बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। ये चार्ट देखिए, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। ये दिखाता है कि गाँव में आज भी लोग कितना लोन कहाँ से लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा, करीब 23%, अभी भी साहूकारों से आता है। इसका मतलब साफ है कि गाँव में फॉर्मल सेक्टर के लोन तक पहुंचना आज भी एक बड़ी चुनौती है। और ये जो फर्क है ना, ये शहरी इलाकों में और भी ज्यादा गहरा है। इस चार्ट से पता चलता है कि जो अमीर घर हैं वो अपना ज्यादातर लोन बैंकों जैसे फॉर्मल सोर्स से लेते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं वो आज भी काफी हद तक महंगे इनफॉर्मल लोन पर ही निर्भर हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी हाँ, कोलैटरल की कमी। तो फिर इसका हल क्या है? अगर गरीबों के पास बैंक को गारंटी देने के लिए कोलैटरल ही नहीं है तो उन्हें सस्ता लोन कैसे मिलेगा? और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आता है, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज। तो ये एसएचजीज काम कैसे करते हैं? ये आस पड़ोस की 15-20 लोगों, खासकर महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ये सब मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत को नियमित रूप से इकट्ठा करते हैं। फिर ग्रुप के किसी सदस्य को जरूरत पड़ने पर इसी जमा पैसे से छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात, जब ये ग्रुप लगातार सेविंग करता है तो ये बैंक से लोन लेने के काबिल हो जाता है। और जानते हैं बैंक के लिए कोलैटरल क्या होता है? ग्रुप की अपनी बचत। इस तरह कोलैटरल की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। इस कमाल के आइडिया को नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना है कि अगर गरीबों को सही शर्तों पे क्रेडिट मिल सके तो ये लाखों छोटे छोटे लोग मिलकर विकास का एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और ये बात हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि देश के विकास के लिए ये कैसे पक्का किया जाए कि सस्ता और आसान लोन हर किसी तक पहुंच सके। इस पर ज़रूर सोचिएगा।